आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स। बेटा हमारा एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था और हमने इसकी पहली रिक्वायरमेंट मुकम्मल कर ली थी एंड दैट वाज गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज़ इन द बुक्स ऑफ कराची हेड ऑफिस एंड लाहौर ब्रांच। तो ये वो हम डिस्कस कर चुके थे, वो आपने तफसील से देख लिया था। कुछ इसके अंदर रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शंस थी, यानी रेसिप्रोकल एंट्रीज़ हमने बनाई थी और कुछ में हमने सिंपल एंट्रीज़ बनाई थी। अब इसके बाद आपसे जो अगली रिक्वायरमेंट कही जा रही है वो है गिव एन एडजस्टिंग एंट्री फॉर एडजस्टेड बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन इन हेड ऑफिस बुक्स एंड क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय रिटेन अर्निंग अकाउंट। आसान लफ्ज़ों में वो आपसे इस रिक्वायरमेंट में दो चीज़ें पूछ रहा है। एक तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपने अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन की एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। इसके लिए आप चले जाइए अपने पेज नंबर 64 पे और जाके देखिए, आपको पेज नंबर 64 पे सेकेंड लास्ट एंट्री नज़र आ रही है अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन की, और ये एंट्री सिर्फ हेड ऑफिस में बनती है। सवाल ये कि क्यों? तो बेटा ये हमने लास्ट टाइम भी बात डिस्कस की थी कि अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन बेसिकली हमने ये डिसाइड किया था कि अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन ये बेसिकली एक झूठ होता है, ये एक धोखा होता है हेड ऑफिस की तरफ से कि वो अपनी चीज़ को जब ब्रांच को सेंड करता है, भेजता है, तो वो ज़्यादा बताकर भेजता है। यानी 1 लाख की चीज़ 1,20,000 में भेज रहा है, तो वो जो 20,000 रुपये हैं ये बेसिकली उसने झूठ बोला है ब्रांच से, तो इसी को हम अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन कहते हैं। और इसका पता सिवाय हेड ऑफिस के और किसी को नहीं होता, तो इसलिए हम इसके अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन की एंट्री या अलाउंस फॉर वैल्यूएशन का तस्करा हेड ऑफिस के अलावा कहीं पर भी नहीं करेंगे। इसका ब्रांच से भी कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस के लिए होती है। सही है। दूसरी बात ये कि अच्छा इसीलिए लिखा हुआ भी है कि इसकी एंट्री जो है वो ब्रांच में नहीं बनेगी, इसकी एंट्री हमेशा हेड ऑफिस में बनेगी। वो एंट्री क्या बनेगी? अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। अब सुनिए एक बात, इसके नीचे ही लिखा हुआ है, एंट्री की हेडिंग के नीचे लिखा हुआ है कंपुटेशन रिक्वायर्ड, यानी आप ये जो एंट्री है विदाउट कंपुटेशन नहीं बनाएंगे। अब सवाल ये कि सर इसकी कंपुटेशन कैसे होती है? तो बेटा इसकी कंपुटेशन का तरीक़ाकार क्या, ये समझ लीजिए। ये आपने सबसे पहले हेडिंग डाली कंपुटेशन एडजस्टेड बैलेंस ऑफ ओवर वैल्यूएशन। अच्छा, एडजस्टेड बैलेंस ऑफ ओवर वैल्यूएशन से क्या मुराद है? अच्छा, इसके लिए आप देख सकते हैं पेज नंबर 65 पे इसकी पूरी कंपुटेशन का तरीक़ाकार बताया गया है। इसकी कंपुटेशन का तरीक़ाकार यह है, ओवर वैल्यूएशन ऑन ब्रांच ओपनिंग स्टॉक, यानी जो स्टॉक ब्रांच के पास पड़ा हुआ है, मौजूद है, लेकिन शर्त यह है कि ये जो ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक है ये वही होना चाहिए जो हेड ऑफिस ने भेजा था। तो सबसे पहले उस स्टॉक पे ओवर वैल्यूएशन कितना है, फिर उसके बाद आप इस पे ऐड करेंगे ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑन शिपमेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, और जो नई शिपमेंट्स आपको हेड ऑफिस की तरफ से आई उस पर कितना ओवर वैल्यूएशन है। तो ये कहलाएगा आपका टोटल अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन, यानी टोटल कितना अमाउंट है ओवर वैल्यूएशन का जो कि ब्रांच के पास जो गुड्स हैं, चाहे वो पहले से बची हुई हों चाहे वो आपने करंटली शिप की हों, टोटल कितना बनता है। अच्छा, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन 2 वजूहात की बिना पे रियलाइज़ नहीं हो पाता, यानी 2 बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो हेड ऑफिस ब्रांच के साथ झूठ बोलता है उसका फ़ायदा उसको नहीं होता। पहली बात, अगर ब्रांच उसमें से कुछ शिपमेंट रिटर्न कर दे, जाहिर है जो शिपमेंट रिटर्न करेगा ब्रांच हेड ऑफिस को, तो उस शिपमेंट में भी तो कुछ हिस्सा ओवर वैल्यूएशन का होगा ना। तो जब वो शिपमेंट ही ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दी तो ब्रांच इस माल को आगे बेचेगा ही नहीं। जब आगे बेचेगा ही नहीं तो उसको ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही ओवर वैल्यूएशन रियलाइज़ होगा। तो इसलिए हेड ऑफिस की उम्मीदों पे उस वक्त पानी फिर जाता है जब ब्रांच अपनी इस शिपमेंट में से कुछ हिस्सा हेड ऑफिस को रिटर्न कर दे। चूँकि जब उसने शिपमेंट ली थी उसमें भी ओवर वैल्यूएशन था, तो जब यही शिपमेंट ब्रांच हेड ऑफिस को वापस करेगा तो उसमें भी ओवर वैल्यूएशन होगा। सवाल ये कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कितना ओवर वैल्यूएशन है? तो बेटा उस ओवर वैल्यूएशन का एक मरतबा हम शुरू में रेट निकाल लेते हैं तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो हमने शुरू में रेट निकाला था, कितना आया था इसका रेट?
5% रेट आया था इसका, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ भी अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का तस्करा होगा वहाँ ओवर वैल्यूएशन हमारा कितना परसेंट होगा, 12.5%। ये आप अपने कल वाले लेक्चर में जाके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ओवर वैल्यूएशन था। 12,500 आपका अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन था और जो इसकी लिस्ट बिल्ड प्राइस थी वो 1 लाख थी। तो जब आपने 12,500 को 1 लाख से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई 100 किया तो 12.5% आया। इसका मतलब है आप पूरे सवाल में जब जब हमें अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का रेट लेना होगा तो हम 12.5% लेंगे। ओके, बैक टू द फॉर्मेट ऑफ एडजस्टेड बैलेंस ऑफ ओवर वैल्यूएशन। फिर इसके बाद एक और चीज़ मैंने कहा था कि 2 वजूहात हैं जिनकी बिना पे अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन रियलाइज़ नहीं होता। पहली वजह, अगर ब्रांच हेड ऑफिस को माल वापस कर दे तो ज़ाहिर है जो माल वापस हो गया उसी में ओवी था, जब वो माल आगे बिका ही नहीं तो ओवी भी नहीं मिला, प्रॉफिट भी नहीं मिला और यूं हेड ऑफिस का ये ओवर वैल्यूएशन की जो एक चाल थी वो नाकाम हो गई। दूसरी बात, अगर ब्रांच आपको कहे कि मेरे पास एट दी एंड इतना स्टॉक बच गया, तो जाहिर है जब वो स्टॉक बच गया और आगे बिक ही नहीं सका तो बिकता तो प्रॉफिट भी होता और ओवर वैल्यूएशन का भी अमाउंट आपको मिलता। तो जब ब्रांच हेड ऑफिस को ये बताता है कि आपने जितनी शिपमेंट भेजी थी उस शिपमेंट में से इतना अमाउंट मेरे पास एट दी एंड बच गया शिपमेंट का, इतना स्टॉक, क्यों? क्योंकि कस्टमर आया नहीं लेने के लिए, मेरे पास से माल बिका नहीं, और जब माल नहीं बिका तो उस माल में भी ओवर वैल्यूएशन का इतना ही परसेंटेज था। तो इस वजह से 2 वजूहात होती हैं जिनकी बना पे हमारा ओवर वैल्यूएशन रियलाइज़ नहीं होता। तो आइए अब हम यहाँ पे इसकी कंप्यूटेशन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में ब्रांच का कहीं पर भी ओपनिंग स्टॉक मेंशन नहीं है, आप चाहें तो सवाल में जाके देख सकते हैं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा कि ब्रांच ने पहले से कोई ओपनिंग स्टॉक बताया हो। इसका मतलब है कि आप अपनी कंप्यूटेशन का जो पहला वाला पार्ट है ओवर वैल्यूएशन ऑन ब्रांच ओपनिंग स्टॉक, मैं पेज नंबर 65 पर हूँ, तो वो तो नहीं है। फिर आप इसमें ऐड कर देते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑन शिपमेंट। तो बेटा ओवर वैल्यूएशन ऑन शिपमेंट हमारे पास मौजूद है, ये हमने लिखा ओवर वैल्यूएशन ऑन शिपमेंट। या आप अपनी एंट्री में जाके देख लीजिए तो आपको नज़र आएगा कि आपकी शिपमेंट पे जो ओवर वैल्यूएशन था वो 12,500 था। अगर हमारे पास ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक भी होता तो मैं इस ओपनिंग स्टॉक का भी ओवर वैल्यूएशन लेता और इन दोनों को ऐड करता, लेकिन ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो ज़ाहिर इस पर ओवर वैल्यूएशन भी नहीं है, तो हमारे पास ओवर वैल्यूएशन सिर्फ शिपमेंट वाला है। अब ये 12,500 जो बेसिकली हमने झूठ बोला था ब्रांच से, उसको हमने एक्स्ट्रा अमाउंट कह के भेजा था, तो अब इस अमाउंट में से आपको कितना ओवर वैल्यूएशन नहीं रियलाइज़ हुआ, इसके 2 बातें। एक, जो उसने रिटर्न किया तो जाके देख लीजिए, आपको एंट्री में नज़र आ रहा है कि आपने एक एंट्री बनाई थी जिसमें आपने शिपमेंट रिटर्न की थी और उस पर जो ओवर वैल्यूएशन था वो कितना था, 1,250। तो ये अब आपने क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ओवर वैल्यूएशन ऑन रिटर्न ऑफ शिपमेंट 1,250। और इसके अलावा फॉर्मेट के मुताबिक एक और ओवर वैल्यूएशन होता है जो कि ब्रांच के एंडिंग स्टॉक पर होता है, जो ब्रांच रिपोर्ट करता है। चूँकि वो माल नहीं बिक सका तो जब तक माल नहीं बिकेगा तो जाहिर है आपको ओवर वैल्यूएशन का भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ये आपने माइनस कर दिया ओवी ऑन एंडिंग स्टॉक। अब आपको जाके देखना पड़ेगा कि सवाल के अंदर आपको कितना एंडिंग स्टॉक रिपोर्ट किया था ब्रांच ने। तो ब्रांच ने आपको एंडिंग स्टॉक रिपोर्ट किया था 15,000, तो आपको इस 15,000 का लेना है कितना, 12.5%। तो आइए 15,000 का लेते हैं, 1,875 यानी असल हमने कोशिश ये की थी कि ब्रांच से एक्स्ट्रा 12,500 अर्न करेंगे ओवर वैल्यूएशन के नाम से, लेकिन चूँकि इतनी शिपमेंट रिटर्न हुई तो शिपमेंट पे 1250 ओवर वैल्यूएशन नहीं मिलेगा हमें, और इतना चूँकि एंडिंग स्टॉक बच गया तो उसका भी 1,875 रुपये ओवर वैल्यूएशन हमें नहीं मिलेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने कितना ओवर वैल्यूएशन अर्न किया। तो 12,500 में से माइनस करेंगे 1,250 माइनस 1,875, तो इसका मतलब है 9,375 रुपीज़ फिर भी हमने अर्न कर लिए। इसको हम कहते हैं एडजस्टेड बैलेंस ऑफ ओवर वैल्यूएशन या अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। सही है, प्रॉफिट तो जो है वो अलग है,
ये सिर्फ और सिर्फ आपने ओवर वैल्यूएशन, यानी जो आपकी एक सोच थी कि अगर मैं ब्रांच को की कोई शिपमेंट अगर उसकी कॉस्ट से ज़्यादा कीमत पे भेजूंगा तो वो और ज़्यादा एफर्ट करेगा और उसको उससे भी ज़्यादा कीमत पे बेचेगा, तो जब वो उससे भी ज़्यादा कीमत पे बेचेगा तो वो जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा, और जो मैंने कॉस्ट को ओवर कहकर भेजा वो प्रॉफिट मुझे अलग मिलेगा। तो बेसिकली हेड ऑफिस को दो फ़ायदे होते हैं, एक तो जो कॉस्ट से अबव भेजा ओवर वैल्यूएशन वो अलग फ़ायदा होता है, और फिर ब्रांच उसको उससे भी अबव कीमत पे बेचता है तो प्रॉफिट का अलग फ़ायदा होता है। तो ये आपका था एडजस्टेड बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। इसकी बनेगी एडजस्टिंग एंट्री। अब सर ये एडजस्टिंग एंट्री बनेगी किधर? तो बेटा ये सारी की सारी जो वर्किंग है, वर्किंग भी हेड ऑफिस में करनी है आपने और एंट्री भी हेड ऑफिस में बनानी है। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट कितना? 9375, और क्रेडिट कर देंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज़ 9375 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपको अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन की एडजस्टिंग एंट्री बनानी होगी, ये एडजस्टिंग एंट्री कभी भी इस कंपुटेशन के बगैर नहीं बनेगी, यानी आपको पहले ये कंपुटेशन करनी है और इस कंपुटेशन के बाद आपको इसकी एंट्री बनानी है। सही है? तो ये हो गई एडजस्टिंग एंट्री। अब उसके बाद वापस अगर आप फॉर्मेट में जाके देखें तो आपको फॉर्मेट के अंदर एक क्लोजिंग एंट्री नज़र आ रही है। अच्छा, आखिर की दो एंट्री से मुतालिक एक बात बहुत क्लियर है कि आखिर की दोनों एंट्री सिर्फ हेड ऑफिस के ही जर्नल में बनेंगी, उसका ताल्लुक ब्रांच से नहीं है। तो ये बात आपने क्लियर कर ली। अब प्रॉफिट एंड लॉस की भी दो एंट्री बन सकती हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, और एक रिटेन अर्निंग डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे ये एंट्री पढ़ के आपके जहन में जो सबसे पहला सवाल आएगा वो ये आएगा कि सर इसमें रिटेन अर्निंग कैसे आ गया? ये कोई कंपनी अकाउंटिंग तो नहीं है, क्योंकि रिटेन अर्निंग की टर्म तो हम कंपनी अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग भी कंपनी अकाउंटिंग के तहत हो सकती है, लेकिन चूंकि हम इस वक्त इसको एज ए कंपनी अकाउंटिंग ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप रिटेन अर्निंग को पेंसिल से कट करके इसको कैपिटल लिख दीजिए। तो हम यहाँ पे रिटेन अर्निंग की जगह कैपिटल की टर्म यूज़ करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये कि सर पहली बनेगी या दूसरी? चूँकि इसमें दो में से कोई भी एक एंट्री बन सकती है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए हम बनाएंगे एक टी अकाउंट और उसको हमने नाम दे दिया प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, अब आपके जहन में एक बात ये आएगी कि सर ज़ाहिर टी अकाउंट अगर आपने बनाया तो टी अकाउंट में तो हम एंट्रीज पोस्ट करते हैं, और हमारे पास तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री है ही एक जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है। जी नहीं। अब आप जाइए अपने कल वाले लेक्चर पे और जाके देखिए कि कल जो आपने एंट्रीज बनाई थी उसके अंदर ऑलरेडी एक एंट्री मौजूद है जिसमें आपने एंट्री बनाई थी सबसे लास्ट में हेड ऑफिस में, लाहौर ब्रांच डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। कितने से बनी थी वो एंट्री? 22,000। तो पहली एंट्री तो वही है जो आपकी कल वाली एंट्रीज में थी, तो इसलिए पहले मैं वो क्रेडिट करूँगा कितना? 22,000, और यहाँ पे आपने लिख दिया लाहौर ब्रांच, और एक एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मजीद क्रेडिट हो रहा है 9,375, और इसको आपने लिख दिया ओवर वैल्यूएशन। सही है? नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको सिर्फ दो एंट्री में मिलेगा, एक आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वाली एंट्री में मिलेगा और एक इधर मिलेगा। ये वाली एंट्री तो हमेशा ऐसी बननी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, वो जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस वाली एंट्री है वो दोनों ज़ाहिर है अलग अलग हैं। इस क्वेश्चन में चूँकि नेट प्रॉफिट था तो आपने एंट्री नंबर 3 बनाई थी, और अगर इस किसी क्वेश्चन में नेट लॉस होगा तो आप एंट्री नंबर 4 बनाएंगे। एंट्री नंबर 3 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है, जबकि एंट्री नंबर 4 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है। इस वाली एंट्री में कभी भी डेबिट नहीं होगा, इसमें क्रेडिट ही होगा। तो चूँकि दोनों ही एंट्री में इत्तफाक है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है, तो मैंने दोनों क्रेडिट में लिख दी है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आप इसको कर लेंगे बैलेंस, तो ये बैलेंस होके कितना आ गया? 31,375, और चूँकि ये टोटल है आपका, इसको आप कर देंगे बैलेंस कैरिड डाउन 31,375, और जो कैरिड डाउन है वो यहाँ पर आके ब्रॉट डाउन हो जाएगा 31,375, और ये आपने इसका टोटल कर लिया। अच्छा, अगेन कि सर इसकी क्लोजिंग एंट्री तो अभी भी समझ में नहीं आई, क्योंकि या तो 1 बनेगी या 2 बनेगी। 1 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है, कैपिटल क्रेडिट है। 2 में कैपिटल डेबिट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने ये जो एडजस्टमेंट की है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड पे की है? डेबिट साइड पे की है ना। तो ये लीजिए,
ये आप इसकी क्लोजिंग एंट्री बना लेंगे। अगर आपने ये बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड पे किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। कितना? 31,375, 31,375। सर अगर इसका ये बैलेंस यहाँ नहीं बल्कि वहाँ था, अभी मैं आपको ऐसे भी सवालात कराऊंगा जिसमें ये बैलेंस वहाँ आएगा, तो जब ये वहाँ आएगा तो ज़ाहिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कैपिटल डेबिट हो जाएगा, यानी आपकी दूसरी वाली एंट्री बनेगी। सही है। अभी आपकी क्लोजिंग में पहली वाली एंट्री बनी है। तो बेटा अच्छा, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हेड ऑफिस ने 22,000 रुपये तो ब्रांच से एज ए प्रॉफिट अर्न किए, जो कि एक लीगल प्रॉफिट है, जो कि ब्रांच ने रिपोर्ट किया है कि इतना प्रॉफिट हमने अर्न किया है। जबकि चोरी छुपे हेड ऑफिस ने 9,375 रुपये ओवर वैल्यूएशन के भी एक्स्ट्रा अर्न कर लिए। तो उसने अपनी बुक में ये बताना है कि हमने टोटल ब्रांच से कितना कमाया। तो हमने टोटल ब्रांच से, जो ब्रांच ने ऑफिशियली प्रॉफिट रिपोर्ट किया था 22,000, तो हमने उससे अर्न किया, और 9,375 चोरी छुपी जो हमने उसके साथ एक धोखा किया था, जो हमने गुड्स को थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट में दिया था, वो थी तो असल में 12,500, लेकिन दो वजूहत की बना पे इतना ओवर वैल्यूएशन रियलाइज हो सका, तो एटलीस्ट फिर भी हमने 9,375 उससे एक्स्ट्रा अर्न कर लिया। तो जो कुछ भी आपने एक्स्ट्रा अर्न किया वो आपने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो बेटा जो आपकी सिंपल जर्नल एंट्रीज़ हैं वो हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, वो सिर्फ जर्नल एंट्रीज़ हैं, उसमें मज़ीद कुछ नहीं था। इसके अलावा अगर वो आपसे एडजस्टिंग और क्लोजिंग पूछेगा तो आपके वो एडजस्टिंग के लिए पहले ये कंप्यूटेशन करनी होगी और फिर ये एंट्री, और क्लोजिंग के लिए आपको पहले ये टी अकाउंट बनाना होगा और फिर ये एंट्री। सिर्फ ये वो एंट्री है जो कि अलग अलग हो सकती है, यानी आज ये बनी, हो सकता है कल इसकी रिवर्स बने, बाकी ये हमेशा ऐसी होगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। ओके, ये थी हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 2। इसके बाद कहते हैं सेटअप टी अकाउंट्स ऑफ ब्रांच एंड हेड ऑफिस, और फोर्थ कहते हैं सेटअप टी अकाउंट्स ऑफ अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। मैं आपको सिर्फ एक टी अकाउंट बनवा रहा हूँ अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का। ये लिए हेड ऑफिस और ब्रांच का टी अकाउंट मैं आप पे छोड़ता हूँ, बहुत सिंपल है। आप हेड ऑफिस का टी अकाउंट बनाएंगे और जहाँ जहाँ हेड ऑफिस नज़र आए डेबिट में नज़र आए डेबिट में डाल दीजिए, क्रेडिट में नज़र आए क्रेडिट में डाल दीजिए। फिर ब्रांच का टी अकाउंट बनाइए, जहाँ जहाँ ब्रांच डेबिट में मिले डेबिट में डाल दीजिए, क्रेडिट में मिले क्रेडिट में डाल दीजिए, और आखिर में जब आप इनका बैलेंस देंगे तो जितना बैलेंस हेड ऑफिस के अंदर आएगा कैरिड डाउन, उतना ही बैलेंस ब्रांच के टी अकाउंट में भी आएगा। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है, फर्स्ट ईयर जैसे लेजर हैं आप बना सकते हैं। अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का लेजर मैं खुद बनवा रहा हूँ, और क्यों बनवा रहा हूँ इसकी वजह मैं आपको बता दूंगा, ऑल्दो कि मुश्किल ये भी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक जो है वो डिफ़िकल्टी है जिसकी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। सबसे पहले तो अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन के लिए हम देखेंगे कंप्यूटेशन में क्या ये ओवर वैल्यूएशन बिगिनिंग पे था। याद रखिए बेटा, हम जब भी कभी किसी चीज़ का टी अकाउंट बनाते हैं तो उस टी अकाउंट में सबसे पहले उससे रिलेटेड बिगिनिंग बैलेंस लिखते हैं। अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन का अगर कोई बिगिनिंग बैलेंस होगा तो वो आपको क्वेश्चन में इससे ऊपर मिलता, वो तो नहीं है। सही है। अच्छा, अब आप अपनी एंट्री में चले जाइए, तो आपने जो कल एंट्रीज बनाई थी उसमें सबसे पहले अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन क्रेडिट है, कितने से? 12,500। फिर अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएं तो फिर आपने एक एंट्री बनाई थी जिसमें अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट था, और वो कितने से था? 1,250। इसके अलावा एंट्री में कहीं पर भी अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन आपको नहीं मिलेगा। अब अगली बात सुनिए, एंट्री में आपको दो किस्म के ओवर वैल्यूएशन नहीं मिलेंगे, ये आपने खुद से ढूंढने हैं। सबसे पहला ओवर वैल्यूएशन ऑन बिगिनिंग स्टॉक, वो आपको कंप्यूटेशन में तो मिल सकता है, एंट्री में नहीं मिलेगा। हाउएवर इसकी कंप्यूटेशन में भी नहीं है, आगे सवालात करेंगे तो कंप्यूटेशन में भी आएगा। दूसरा ओवर वैल्यूएशन जो आपको एंट्री में नहीं मिलेगा वो होगा ओवर वैल्यूएशन ऑन एंडिंग स्टॉक। तो देखिए ओवर वैल्यूएशन एंडिंग स्टॉक पर है 1,875, हाउएवर इसकी हमने एंट्री नहीं बनाई। मे भी हो सकता था कि ओवर वैल्यूएशन बिगिनिंग पे भी होता तो उसकी भी एंट्री नहीं बनती। तो ना बिगिनिंग की एंट्री बनती ओवर वैल्यूएशन बिगिनिंग की, ना एंडिंग की एंट्री बनती। ये दोनों ओवर वैल्यूएशन आपको कंप्यूटेशन से मिलेंगे। एंट्री में ओवर वैल्यूएशन आपको सिर्फ दो चीज़ों का मिलेगा, एक शिपमेंट का और एक रिटर्न ऑफ शिपमेंट का। क्लियर होगी बात? तो अब मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। अगर ओवर वैल्यूएशन बिगिनिंग पर होता तो ओवर वैल्यूएशन की नेचर एक प्रॉफिट की सी है, फ़ायदे की सी है, तो बिगिनिंग क्रेडिट में आता है। और अगर एंडिंग पर होगा तो एंडिंग डेबिट में आएगा। तो अगरचे एंडिंग के ओवर वैल्यूएशन की एंट्री नहीं बनी हुई, लेकिन मैं खुद से सपोज करते हुए इस एंडिंग का ओवर वैल्यूएशन यहाँ लिख दूंगा 1,800
75, ये थी रिटर्न और ये थी एंडिंग स्टॉक। सही है, तो ये याद रखिए, मैंने ये टी अकाउंट इसलिए बनवाया है कि आपको मुश्किल होती है कि ये 1875 कहाँ से आया, तो ये एंडिंग से आया, और बिगिनिंग पर होता तो मैं इसको इसके ऊपर लिखता, ये इसको लिख देंगे आप, ये शिपमेंट पे था। अब आप देखिए आपका कितना आंसर आया 12,500, और इसमें से अगर आप ये माइनस कर दें तो आपका आंसर वही आना चाहिए जो कि आपका एडजस्टेड बैलेंस था। तो आपका एडजस्टेड बैलेंस क्या कहता है, 9,375 कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन 9,375, ऐसा ही है। एक मिनट, ये तो लिखा ही नहीं ना हमने, वही मैं बोलूँ कि मैंने कुछ मिस्टेक कर दी। ये आ गया आपका अलार्म फॉर ओवर वैल्यूएशन 9,375, ये कैरेट डाउन नहीं होगा इस पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही है, 3 एंट्री हो गई, एक शिपमेंट की जनरल से, एक रिटर्न ऑफ शिपमेंट की, एक एंडिंग स्टॉक की, और एक आपकी एडजस्टिंग एंट्री। सही है, अब आप देख सकते हैं कि आपका जो ओवर वैल्यूएशन है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हैं, दोनों में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, यहाँ पे प्रैक्टिकली हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो मुकम्मल हो गया है। सही है, मैंने कोशिश ये की कि पहला क्वेश्चन कराते वक्त आप पे ज़्यादा लोड ना हो, आधा मैंने पहले दिन कराया, आधा मैंने अब कराया। स्टिल मैंने इस पहले क्वेश्चन में आपको 2 टी अकाउंट्स नहीं बनवाए, एक ब्रांच का और एक हेड ऑफिस का। आपका काम यह है कि आपने हेड ऑफिस का टी अकाउंट ड्रॉ करना है, लेकिन हेड ऑफिस के टी अकाउंट को जब आप ड्रॉ करेंगे तो इसकी एंट्री आप ब्रांच में जाके देखेंगे। क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस की टर्म हेड ऑफिस के रजिस्टर में नहीं है, वो ब्रांच में। तो ब्रांच में जहाँ जहाँ हेड ऑफिस हो, डेबिट में डालो, क्रेडिट में डालो। फिर जब आप ब्रांच का टी अकाउंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी एंट्री आप हेड ऑफिस से उठाएंगे, क्योंकि हेड ऑफिस के जर्नल के अंदर ब्रांच लिखा हुआ है। तो डेबिट का डेबिट में डालिए, क्रेडिट का क्रेडिट में डालिए। इसके बाद जब आप इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो दोनों का बैलेंस, जो हेड ऑफिस का बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन है और ब्रांच का कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन है, दोनों का बैलेंस सेम होगा। क्लियर होगी बात? तो ये प्रैक्टिकली हमारा जो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 3 था वो मुकम्मल हुआ। और अब आपको जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, बल्कि मैं आपको फ़िलहाल असाइनमेंट नहीं दे सकता, दे सकता हूँ मैं आपको असाइनमेंट। तो आपका असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 4। सही है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता है। बस फ़र्क इतना है कि इसके अंदर जो उन्होंने एट दी एंड फेबररी की, अच्छा इसमें थोड़ी सी डेट भी का भी फ़र्क है। फेबररी की 31 लिख दी है, चूँकि वो मैंने जनवरी को कॉपी किया था तो डेट चेंज करना भूल गया था। आप इसमें 14 के बाद जो 31 दो दी हुई हैं, आप उसको 28 और 28 कर लीजिए। तो फेबररी की जो 2 लास्ट की 28 हैं, उसके अंदर इस क्वेश्चन में नेट लॉस है, जबकि जो मैंने आपको कराया था उसमें नेट प्रॉफिट था। तो बस सिर्फ इतना सा फ़र्क है, बाकी सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे, उसके बाद इसके थोड़े से अब टिपिकल सवाल शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे अगले सवाल के साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।